हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने सेंट्रल डॉग्मा के बारे में डिस्कस किया था। एक बार रिव्यू ले लेते हैं उसका। देखिए, सेंट्रल डॉग्मा में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, डीएनए टू डीएनए। और डीएनए टू डीएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। सो आज हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। और डीएनए से आरएनए बनने का एक फॉर्म होता है। सो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा हम उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस बताई थी मैंने जो सेंट्रल डॉग्मा में आपको देखने को मिलती है, पर वो बहुत रेयर होती है, ठीक है। वो नॉर्मली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेगी, कुछ स्पेशल केसेस में ही आपको देखने को मिलती है। वो थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आरएनए से दोबारा क्या बनेगा? डीएनए बनेगा, ठीक है। ये था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जनरली आपको देखने को मिलता है वायरसेस में, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर आरएनए होता है। ऐसे वायरसेस में आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। और उन एंजाइम्स का नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, ठीक है। और ये किस में मिलेगा आपको? वायरसेस में मिलेगा। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हम इसका इंट्रो ले चुके हैं, हमने सेंट्रल डॉग्मा में इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज लिया था। आज हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रेप्लिकेशन होता है तो कैसे होता है, कहाँ पर होता है, और कौन कौन से एंजाइम्स इसमें हेल्पफुल होते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रेप्लिकेशन। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए खुद की कॉपीज बनाता है, ठीक है। बिल्कुल फोटोकॉपी का प्रोसेस है ये। जैसे आप जीरोक्स कराने जाते हो, आप अपने एक पेज की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो जीरोक्स में। सेम इसी तरह डीएनए के पास भी एक क्वालिटी है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। और आपने पढ़ा था, आपको याद हो कि इसी क्वालिटी की वजह से डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल भी साबित हुआ है, ठीक है। तो देखिए रेप्लिकेशन में होता क्या है। ये हमारा नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक। इस डीएनए स्ट्रैंड ने यहाँ से ओपन होना चालू कर दिया, मतलब इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं और वो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। लास्ट क्लास में आप लोगों ने डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो दो हेलिक्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? इन स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं? एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। अब रेप्लिकेशन में उल्टा होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था? बॉन्ड बन रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे थे, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़कर एक हेलिक्स बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। अब अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तभी तो डीएनए हेलिक्स इस तरह से ओपन होना शुरू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, नीचे से ये ओपन होने लगा है। यही इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो रहे हैं। वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं या डिसॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हेलिक्स धीरे धीरे ये स्ट्रैंड्स ओपन होने लगे हैं, खुलने लगे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा स्ट्रैंड खुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या रेप्लिकेशन के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ कंप्लीटली ओपन हो जाते हैं
या फिर धीरे धीरे ओपन होते हैं। तो याद रखिएगा कि पूरा स्ट्रैंड एक साथ ओपन नहीं होता है, यहाँ आगे से ये ओपन होता जाएगा और पीछे से यहाँ पे रेप्लिकेशन होता जाएगा, मतलब उसकी फोटोकॉपीज बनती जाएंगी। अब यहाँ पे आप ये जो येलो कलर का देख रहे हो ना, ये क्या है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो गया है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है इन दोनों के ऊपर, ठीक। और ये देखिए ऊपर से आगे यहाँ पे स्ट्रैंड ओपन होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे ओपन होता जा रहा है वैसे वैसे नया डीएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा ओपन हो जाएगा और साथ में ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पेरेंटल डीएनए था, पेरेंट स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक है। इस फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड से यहाँ पर आपको 2 डीएनए स्ट्रैंड्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोटोकॉपी हुई, इसने अपनी फोटोकॉपी करके यहाँ पर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, रेप्लिकेशन हो गया, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रेप्लिकेशन होता किस तरह से है, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होगा। बट ये रेप्लिकेशन देखने में जितना आसान और सिंपल आपको लग रहा है, एक्चुअली में है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स को अभी हम स्टडी करेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स आकर यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं कि डीएनए का नेचर कैसा है रेप्लिकेशन का। डीएनए कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, या फिर कंप्लीटली न्यू डीएनए मिलेगा हमें। देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैंड आधा नया और आधा पुराना मिल रहा है, सेकेंड वाला स्ट्रैंड भी आपको आधा नया और आधा पुराना मिल रहा है, ठीक है। पर ये अभी अभी हमें पता है, पहले नहीं पता था। पहले जब रेप्लिकेशन की डिस्कवरी की गई, पता लगाया गया कि रेप्लिकेशन जैसी कोई चीज़ है, तब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई ये रेप्लिकेशन तो हो रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली न्यू कॉपीज बन रही हों, ठीक है, या फिर पूरा डीएनए नया हो, आधा डीएनए नया हो, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे, जैसे कि ये फर्स्ट कंडीशन है कि डीएनए क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव हो सकता है, पेरेंटल डीएनए है, ये रेप्लिकेशन फर्स्ट और सेकंड रेप्लिकेशन के डीएनए से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला जो हाइपोथेसिस पेश की गई। अब हाइपोथेसिस क्या होता है पहले वो समझ लो, ये वर्ड आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ना एक रफली आइडिया लगाना कि ऐसा हो सकता है, अभी इसको प्रूव नहीं किया हमने, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जब वो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तब वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है या फिर उसका नेचर कैसा है, इसके लिए 3 हाइपोथेसिस दी गई, ठीक। पहली है कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो पेरेंटल डीएनए है वो रेप्लिकेशन करके अलग हो जाएगा और हमें जो नया रेप्लिकेशन मिलेगा उसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स नए होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, न्यू होंगे। और उसके बाद ये जो पेरेंट डीएनए है ये बिल्कुल अलग रहेगा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा, प्योर डीएनए निकल के बाहर आ जाएगा। और जो न्यू डीएनए हैं वो भी बिल्कुल अलग रहेंगे, उनमें भी कोई पुराने का कुछ भी मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक। ये था कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग ये कहना था कि यहाँ पर जो डीएनए नए स्ट्रैंड्स मिलेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट रेप्लिकेशन में 2 डीएनए स्ट्रैंड्स न्यू मिलेंगे हमें, उसमें क्या होगा, उसमें एक स्ट्रैंड नए वाला होगा और एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा, ठीक है, हाफ न्यू हाफ ओल्ड, ठीक। इस हाइपोथेसिस को बोला गया सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर प्योर फॉर्म्स मिल रही हैं, या थर्ड में रेप्लिकेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस की। इसमें कुछ इस तरह से मिक्सिंग दिखाई गई, स्ट्रैंड्स में ही क्या है, मिक्सिंग है। जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है, इसमें इस एक स्ट्रैंड में हाफ आपका ओल्ड है, इसमें आधा न्यू है आधा ओल्ड। इस एक मिनट रुकिए, जैसे कि ये स्टैंड बनाया तो इसमें आधा ओल्ड था और आधा न्यू था, ठीक। मतलब उस स्टैंड में ही मिक्सिंग है, एक ही स्टैंड में दोनों ही नेचर मिल रहे हैं आपको, न्यू डीएनए के भी मिल रहे हैं, ओल्ड डीएनए के भी मिल रहे हैं। यहाँ पर लेकिन आप देख रहे हो ये जो हेलिक्स है वो मिक्स्ड है। सेमी कंजर्वेटिव में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हेलिक्स है ना वो मिक्स है, स्ट्रैंड मिक्स नहीं है।
बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें, ठीक है। मिक्सिंग दोनों में हो रही है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। इसमें नए स्ट्रैंड अलग हैं, पुराने स्ट्रैंड्स अलग हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, लेकिन अलग टाइप का मिक्सिंग हो रहा है। इसमें स्ट्रैंड में कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा। ये प्योर न्यू स्ट्रैंड है और दूसरा वाला ब्लू प्योर ओल्ड स्ट्रैंड है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड में ही आपको ओल्ड और न्यू दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड में ओल्ड और न्यू दोनों ही डीएनए के सेगमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह का जो नेचर है वो कैसा कहलाएगा, डिस्पर्सिव, ठीक है। तो ये 3 हाइपोथेसिस दी गई कि भाई इस तरह से हो सकता है, जो रेप्लिकेशन है शायद इस तरह से हो रही हो। अब इस चीज़ को प्रूव किया गया आगे, क्योंकि कंफर्म भी तो करना था। हाइपोथेसिस तो हमें मिली थी, लेकिन हाइपोथेसिस में इन तीनों में से कौन सी बिल्कुल सही हाइपोथेसिस है वो भी तो पता लगाना था, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाया गया, ये पता लगाने का काम किया मिचेल्सन एंड स्टाल ने, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं इन्होंने आखिर ये कैसे प्रूव किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक। तो इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, देखो हमें मालूम है कि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, ठीक। नाइट्रोजनस बेसिस क्या थे, नाइट्रोजनस बेसिस का नाम ही है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लिया गया, ठीक। इसका मतलब उनमें क्या थे, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो 14 नाइट्रोजन थी, N14, ठीक है। आइसोटॉप जो था वो N14 था, जो कि N15 के कंपैरिजन में लाइट था, वेट में लाइट था, डेंसिटी वाइज क्या था, लाइट था। तो इन्होंने, एक होता है ना कि अगर आपको पता लगाना है तो आपको उसको मार्क करना पड़ेगा। अब डीएनए तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप ऐसे नॉर्मली तो कुछ मार्क कर नहीं सकते। तो मार्क करने के लिए इन्होंने आइसोटोप्स का यूज़ किया, ठीक है। इन्होंने N15 आइसोटॉप यूज़ किया, जिसकी वजह से डीएनए का जो डेंसिटी है ना वो इंक्रीज हो गया। पर नेचुरल डीएनए क्या था, नेचुरल डीएनए में आइसोटॉप जो था नाइट्रोजन का वो 14N था, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया, एज अ मार्क यूज़ किया गया, एक तरह का मार्क यूज़ किया गया, जिससे कि ये पता चल जाए कि पुराना वाला डीएनए किस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किया क्या, कैसे इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया। नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि मिचेल्सन एंड स्टाल ने किस बैक्टीरिया को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। और जनरली ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की सेवरल जनरेशन्स को कल्चर्ड किया किस मीडियम में, N15 नाइट्रोजन में, ठीक है। अभी बताया 15 नाइट्रोजन के मीडियम में क्या किया, उनको कल्चर किया, मतलब इस तरह से एक पैट्री डिश ली और उसमें N15N डाल दिया और इसमें बैक्टीरियाज को ग्रो किया उन्होंने काफ़ी जनरेशन्स तक, 5 से 6 जनरेशन्स। वैसे भी बैक्टीरिया की जो जनरेशन्स उनका होता है उनको कल्चर करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उनका लाइफ स्पेन काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से आप उन्हें मल्टीपल जनरेशन्स का एक शॉर्ट टाइम में मल्टीपल जनरेशन्स को क्या कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो, ठीक है। तो N15 मीडियम में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियाज को कल्चर किया मल्टीपल जनरेशन्स तक, और उससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरियाज थे उनका जो नेचुरल डीएनए हो गया वो कैसा हो गया, 15N हो गया, ठीक है। उनका जो डीएनए है वो क्या कर दिया, 15N कर दिया मीडियम कल्चर की वजह से, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, अब उन्होंने इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र, इस बैक्टीरिया का जो आइसोटॉप है ना उसको बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र किया और उसका क्या कराया, रेप्लिकेशन कराया गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन में क्या हुआ, जैसे कि हाइपोथेसिस की बात करें हम, तो पहले मैंने क्या बताया था, कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस क्या थी कि एक कंप्लीटली न्यू डीएनए रहेगा और दूसरा कंप्लीटली ओल्ड डीएनए रहेगा, ठीक है, कंजर्वेटिव की ये थी। अब यहाँ पे जब इसको रेप्लिकेशन कराया गया और देखा गया, जो फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन करके, सेंट्रीफ्यूगेशन हमने हर्शे एंड चेस में पढ़ा था कैसे किया जाता है, किस तरह से सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके डीएनए को सेपरेट किया गया बैक्टीरियल बॉडी से, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से हमें क्या मिले, स्ट्रेन्स मिले 14N और 15N के, जो कि क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड का मतलब ये है कि देखो अगर कंजर्वेटिव हो रहा होता
तो हमें रेड मिलना चाहिए था, इस तरह का कलर मिलना चाहिए था, कम्प्लीटली रेड, ठीक है। और एक हमें और मिलना चाहिए था जो कि हमें इंडिकेट करता कि ये न्यू है, अगर कंजर्वेटिव होता तो, ठीक है। हमें 2 स्ट्रिप्स मिलती या फिर हमें इस तरह के 2 स्टैंड्स मिलते अगर ये कंजर्वेटिव होता, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें एक पुराना डीएनए था, यहाँ पे देखिए कंजर्वेटिव में क्या है, एक पुराना डीएनए है और एक कंप्लीटली न्यू डीएनए है। तो अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इस तरह से टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड आपको ओल्ड का मिलेगा और एक न्यू का मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का रिजल्ट आता अगर कंजर्वेटिव होता डीएनए तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ही मिल रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि ये सिंगल स्ट्रैंड क्यों मिला, अगर ये कंजर्वेटिव है तो इसको डबल स्ट्रैंड्स में होना चाहिए, मतलब 2 स्ट्रिप्स मिलनी चाहिए अलग अलग डेंसिटी की, पर यहाँ पे मिक्स डेंसिटी की हमें एक ही स्ट्रिप मिल रही है। अब इसमें कंफर्म तो नहीं हुआ कि ये कंजर्वेटिव है, भाई सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव के साथ साथ डिस्पर्सिव भी तो हो सकता था, ठीक है, डिस्पर्सिव भी हो सकता था। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि ये कंजर्वेटिव ही है, एक और जनरेशन में रेप्लिकेशन कराया गया। अब यहाँ पर देखिए, जब इन्होंने इसमें रेप्लिकेशन कराया तो यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स मिली। अब यहाँ पे क्या मिली है, हमें 2 स्ट्रिप्स मिल रही हैं, एक में कंप्लीटली न्यू मिल रहा है और एक में मिक्स मिल रहा है, न्यू एंड ओल्ड का, ठीक है। एक में कंप्लीटली न्यू मिलेगा और एक में मिक्स मिलेगा न्यू और ओल्ड का, ठीक। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो डीएनए है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। खैर ये तो हमने बात कर ली डेंसिटी के बेसिस पे कि किस तरह से रिजल्ट निकले डेंसिटी के बेसिस पे। अब यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन का रिप्रेजेंटेशन भी आपको दे रखा है कि किस तरह से हुआ। तो देखिए जो पहला वाला है, ये जो हमारा खुद उन्होंने कल्चर किया था N15, जो कि नेचुरली नहीं होता है, नेचुरली क्या होता है 14 नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 14 नाइट्रोजन आइसोटोप मिलता है नेचुरल डीएनए में। तो ये कल्चर डीएनए का नाइट्रोजन है। फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने जब कराया तो एक स्ट्रैंड कैसा मिला, एक स्ट्रैंड यहाँ पे ये पुराना है और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, न्यू। अब दूसरे कॉपी में भी क्या मिला, एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड क्या मिला, न्यू मिला, ठीक। जिसका रिजल्ट निकल के हमारे सामने आया कि हमें जो रिजल्ट मिला वो न्यू तो था लेकिन 2 स्ट्रिप्स नहीं मिली, 2 अलग अलग डेंसिटी की स्ट्रिप्स हमें नहीं मिली। दूसरा फिर से सेकेंड जनरेशन में कराया गया, तो जब सेकेंड जनरेशन में कराया गया, अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों स्टैंड्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों स्टैंड्स क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो हम इस वाले स्टैंड का आपको करके दिखा रहे हैं। तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो एक इस तरह से रेड स्टैंड रहेगा और ग्रीन कलर है नहीं मेरे पास, तो आप येलो समझ लो ग्रीन वाले को, ठीक है। इस तरह से ये 2 स्टैंड्स हैं। अब इन पर एप्लीकेशन कैसे होगा, तो N15 क्या है आपका, N15 रेड है और येलो क्या है आपका N14 है। तो जब इस पर रेप्लिकेशन होगा तो कुछ इस तरह से रेप्लिकेट जो बनेगा डीएनए स्टैंड, इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा आपका N14 वाला और ये हो गया N15। यहाँ पे भी ये 14 नाइट्रोजन रहेगा और ये भी 14 नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक स्टैंड का रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने, जिसमें से एक आपका फिर से हाइब्रिड मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, कंप्लीटली न्यू मिल रहा है, ठीक। सेम इस स्टैंड में भी मिलेगा, इसमें भी आपको इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टैंड्स आपको कैसे मिल गए हैं, हाइब्रिड मिल गए हैं और 2 प्योर न्यू मिल गए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे 14 रहेगा, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है पर यहाँ पे 14 होगा, और जिसकी वजह से हमारे पास कैसा आएगा, हाइब्रिड का भी स्ट्रिप आएगा और नेचुरल डीएनए का भी क्या आएगा, स्ट्रिप आएगा। या मतलब बोल सकते हैं कि 14 और 15 दोनों का हाइब्रिड स्ट्रिप भी मिला और 14 का नेचुरल स्ट्रिप भी मिला, ठीक। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेचर वाइज सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्सिव। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके।
तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब वहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट देखा था वो प्रूफ किया गया था कि किस तरह से हो रहा है। मेसेल्सन एंड स्टाल ने ये प्रूफ किया था कि कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने ये नहीं प्रूफ किया था कि उसमें क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, किस तरह से न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये सारी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं दी थी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं वही सारी रिप्रेजेंटेशंस कि किस तरह से बॉन्ड्स ओपन होते हैं, किस तरह से न्यू एंजाइम्स आकर उन पर बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है वर्क करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में दे रखा है, पहले आप वो समझ लीजिए, फिर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डबल हेलिक्स सेपरेट किया जाएगा। अगेन बता रहे हैं, दोनों हेलिक्स एक साथ सेपरेट नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और पीछे से क्या होता जाएगा, रेप्लिकेशन होता जाएगा, उसकी फोटोकॉपी होती जाएगी, ठीक है। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे। अब देखो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स क्यों चाहिए होंगे, जब यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको नए नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, ठीक है। न्यू नाइट्रोजनस बेसिस, न्यू फॉस्फेट ग्रुप, न्यू शुगर स्ट्रैंड, तो वो सब मिलके क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और जब एक न्यूक्लियोटाइड मिलता है तो उसी से मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, एक डीएनए स्ट्रैंड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ही तो हो रहा है, जिसमें क्या बन रहा है, डीएनए स्ट्रैंड ही तो बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया, हमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस की ज़रूरत होगी, जो कि उसको सेल में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। खैर शुगर मैंने बता दिया आपको, शुगर और फॉस्फेट क्या बनाएगा, बैकबोन बनाएगा डीएनए स्ट्रैंड की। और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल ओरिजिनल, ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड अनदर न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो न्यू स्ट्रैंड आपको मिल रहा है उसमें क्या है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। तो कुछ इस तरह से क्या होने वाला है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक कर कर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं और उन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। उन एंजाइम्स के बिना डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एंजाइम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं, भले वो आपका 12th हो, भले ही आपका नीट हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन को मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करना है, ठीक, क्या करना है, ओपन करना है। सो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसका नाम है हेलिकेस। हेलिकेस को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, इस नाम से भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर सीजर किस एंजाइम का नाम है। तो मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए बोला जाता है, डीएनए क्या है, डीएनए एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और ये क्या करने वाला है, इन डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करने वाला है, ठीक है। अब कट कैसे किया जाता है, नॉर्मली सीजर से, तो इसी वजह से इसको मॉलिक्यूलर सीजर नाम भी दिया गया है, ठीक। तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इसको कट करता जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, कटिंग करने से पहले ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है ना, इस तरह से ट्विस्टेड रहता है। तो अभी इसको सीधा भी करना है, जैसे मैंने इसको सीधा बनाया है, तो उसके लिए एंजाइम यूज होगा डीएनए गायरेस, या फिर इसका सेकेंड नेम है टोपोआइसोमेरेस। ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को स्टेबलाइज करेगा और अनवाउंड करेगा। जब वो डीएनए का स्ट्रैंड अच्छा, एक और चीज़ कि पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक साथ नहीं सीधा होगा, ठीक है। जैसे कि एक साथ वो पूरा डीएनए स्ट्रैंड अलग नहीं हो रहे हैं, वैसे ही एक साथ अनवाउंड भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सेक्शन क्या होगा, अनवाउंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेक्शन क्या हो रहा है, अनवाउंड हो रहा है और हेलिकेज एंजाइम आके उसको कट कर रहा है। तो ये काम कौन करेगा, डीएनए गायरेस और या फिर टोपोआइसोमेरेस। और इनको कट करने का मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ के रखते हैं, सो उनको कट करने का काम कौन करेगा, आपका हेलिकेज एंजाइम करेगा।
तो एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है और दोनों नाइट्रोजनस बेसिस को या फिर स्ट्रैंड्स को अलग या सेपरेट करता जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, बेस्ट फ्रेंड टाइप। ठीक है, कि नहीं हम तो अलग नहीं होंगे, वो होता है ना मैम दूसरी सीट पे बिठा देती हैं बेस्ट फ्रेंड्स को, जैसे ही मैम गई फिर से आ गए वहीं पे बैठ गए आके। ठीक, तो इनका भी नेचर ऐसे ही होता है, इनको अलग तो किया गया इस तरह से, माना कि ये स्ट्रैंड था और ये नाइट्रोजनस बेसिस को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, लेकिन ये फिर से एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उनकी निगरानी करने के लिए हम एक प्रोटीन यूज़ करते हैं, SSB प्रोटीन या फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आके चिपक गई है दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, ये आके चिपक जाती है दोनों डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहेंगे। अब दोबारा नहीं बैठेंगे, बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे कि आपको आपकी मैम ने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अलग बिठा दिया, आप वेट कर रहे हो कि मैम जाएं और हम साथ में बैठें, लेकिन वही मैम ने मॉनिटर को बोल दिया कि देखे रहना ये दोनों साथ ना बैठें। ठीक है, होता है ना। तो उसी तरह से ये SSB प्रोटीन क्या है, वही दुष्ट मॉनिटर है जो कि इन दोनों दोस्तों को दोबारा साथ में अभी नहीं आने देगी। ठीक, दोनों इन स्ट्रैंड्स को क्या करके रखेगी, होल्ड करके रखेगी जब तक कि रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन करेगी। नेक्स्ट एंजाइम है DNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्टैंड ओपन हो गया, हेलिकेज एंजाइम ने इसको कट कर दिया, DNA हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, दोनों स्टैंड्स आपको यहाँ से क्या मिल रहे हैं, सेपरेट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होगा, लेकिन ना रेप्लिकेशन जो शुरू करेगा ना, और उसके बड़े नखरे हैं DNA पॉलीमरेज के। इसका कहना होता है ना कि मैं आके स्टार्टिंग नहीं करूँगा, आई एम VIP पर्सन, मैं स्टार्टिंग नहीं करूँगा, मैं आके काम चालू कर दूंगा, स्टार्टिंग किसी और से करा लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आके बेसिक सारे काम मैं करूँ। ठीक है, तो उसके लिए भेजा जाता है DNA पॉलीमरेज प्राइमेज एंजाइम को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये DNA स्ट्रैंड है, ये यहाँ से ओपन हो चुका है और यहाँ से रेप्लिकेशन होनी है। ठीक है, यहाँ से क्या होनी है, रेप्लिकेशन होनी है। तो ये जो छोटा सा सेगमेंट आप देख रहे हो, ये छोटा सा सेगमेंट कौन बनाएगा आके, DNA प्राइमेज बनाएगा आके, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। ठीक है, ये और ये DNA प्राइमेज क्या है, ये RNA न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएगा। मतलब RNA न्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर थायमिन की बजाय क्या यूज किया जाएगा, यूरेसिल। एग्जाम्पल लेते हैं, ये DNA स्ट्रैंड बनाया हमने, ठीक है, और ये यहाँ से कट हो चुका है DNA हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पे ग्वानिन है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे DNA प्राइमेज आएगा और वो क्या बनाएगा, एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा। ठीक, अब ये छोटे से प्राइमर में एडेनिन की जगह, एडेनिन का पेयरिंग कौन करता है, DNA में तो थायमिन होता है पर RNA में यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा यूरेसिल, और थायमिन के साथ तो एडेनिन ही रहेगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। तो इस तरह से एक छोटू सा सेगमेंट बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे RNA प्राइमेज। DNA प्राइमेज क्या करेगा, इस प्राइमर को बनाएगा। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो यूरेसिल आ गया और हम क्या बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं DNA, तो इस यूरेसिल का क्या होगा। ऐसे तो हमारा DNA क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। ठीक है, इसमें तो एक तरह से ग्लिच हो गया एक तरह का। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, इसको ठीक भी करेगा, पर इसको ठीक कौन करेगा, इसको ठीक करेगा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, जैसे ही ये प्राइमर बन जाएगा वो आ जाएगा और आगे अपना जो रेप्लिकेशन है करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसकी पहली कंडीशन क्या थी कि मैं स्टार्टिंग नहीं करूँगा, यहाँ पर किसको बुलाओ, DNA प्राइमेज को बुलाओ, उससे बोलो कि एक छोटा सा प्राइमेज बना के जाए। ठीक है, छोटा सा प्राइमर स्ट्रैंड बना के जाए, उसके बाद मैं आकर यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी इसकी पहली कंडीशन। अभी दूसरी कंडीशन भी है
ये महाशय कहते हैं कि इनको 5 to 3 डायरेक्शन में ही क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। माना कि यहाँ पर ये 5 स्ट्रैंड है, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, फाइव और 3 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो जो बनने वाला स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी 5 to 3, मतलब ये 5 हो जाएगा और अगर यहाँ तक स्ट्रैंड बनता आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा। तो जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3। इसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ये थी इनकी सेकंड कंडीशन, ठीक। अब इन्होंने जो गलतियां इनकी वजह से हुई, जैसे कि यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे यूरिसिल आ गया, अब इसको हटाना है और दूसरी बात साथ में चेक भी करना है कि कहीं पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीएनए कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है, ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है आपकी बॉडी में, एक सिंगल से सिंगल चीज़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसकी चेकिंग भी होगी कि ये सही से बना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो ये चेकिंग करने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, चेक करता हुआ जाएगा इसको कि अब कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था यूरेसिल, अब यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कर देगा, इस यूरेसिल को रिप्लेस कर देगा थायमिन से, ठीक है। हो गया एरर सही, गलती की थी जो प्राइमेज ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बिल्कुल गोंद की तरह, गम की तरह या फेविकोल की तरह काम करता है। डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या होता है, लैगिंग मिलेगी। ये जो आप सेकंड स्ट्रैंड आप देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, ये वाला जो सेकंड स्ट्रैंड है ना, ये टूट टूट के बनता है, पूरा एक साथ नहीं बनता। ये वाला स्ट्रैंड तो आप एक साथ देख रहे हो बन गया, पर ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन 3 to 5 रहती है, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये ब्रेक होकर बनता है। इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स में तो नहीं रह सकता, तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ये सारे फ्रेगमेंट्स को फेविकोल की तरह आपस में जोड़ देगा, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रैंड क्या मिल जाएगा, एक साथ हमें पूरा प्रॉपर स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये थे एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होंगे। वैसे एंजाइम्स के साथ साथ हमने थोड़ी बहुत रेप्लिकेशन पढ़ ली है, तो अब आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि रेप्लिकेशन में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। किसी को भी एंजाइम में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था अभी जब हम लोग एंजाइम्स को स्टडी कर रहे थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएनए हेलिक्स को अनवाउंड करना है, ठीक है। वो कैसा था, इस तरह से ट्विस्टेड था, तो उस ट्विस्टेड को हमें स्ट्रेट पोजीशन में लेके आना है, ठीक। और उसके लिए कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, अगर आपको याद हो तो बताइए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा एंजाइम वहां पे काम कर रहा था। वो एंजाइम था आपका टोपोआइसोमेरेज या फिर डीएनए गायरेज, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे होगे, ये रहा टोपोआइसोमेरेज, जो कि क्या कर रहा है, डीएनए हेलिक्स को अनट्विस्ट कर रहा है, मींस स्ट्रेट स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे, अब इस तरह से उसका कुछ पोर्शन स्ट्रेट हो चुका है, तो यहाँ पर एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, इन डबल स्ट्रैंड्स को कट करेगा, मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको वो ब्रेक करेगा, अलग करेगा, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से धीरे धीरे ओपन होने लगेंगे, ठीक है। पूरा स्ट्रैंड एक साथ ओपन नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही ये थोड़ा सा पोर्शन ओपन हुआ, यहाँ पर आकर कौन स्टिक हो जाएगा, एसएसबी प्रोटीन्स। ये एसएसबी प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, ये एसएसबी प्रोटीन्स माना कि इस तरह से स्ट्रैंड ओपन हो गया आपका, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर से इस तरह से जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये इस तरह से जुड़ने की कोशिश कर रहा, अगर ये जुड़ गया तो रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो ये जो डीएनए एसएसबी प्रोटीन्स हैं वो आकर क्या होंगी, यहाँ पर स्टिक हो जाएंगी और
डीएनए स्ट्रैंड को आपस में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देंगी, जिसकी वजह से स्ट्रैंड्स ओपन रहेंगे। ओके, और आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से जो आपको दिख रहा है, आपकी बुक में बना है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और कहीं कहीं पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेंटर से जो टोपो आइसोमरेज है उसने इसको सीधा कर दिया है, स्ट्रेट कर दिया है, और हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे सेंटर से आके इसको कट करने लगा है, जिसकी वजह से डीएनए के सेंटर में इस तरह का बबल तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक, और अगर इसको इस तरह से कट कर दें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्यों तैयार हुआ, इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए सबसे पहले अनवाइंड किया गया डीएनए हेलिक्स को, उसके बाद यहाँ पर आकर किसने कटिंग की, यहाँ पे कटिंग की हेलिकेज एंजाइम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि 5 स्टैंड पे क्या होगा, 3 स्टैंड पे क्या होगा। जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि 3 एंड और 5 एंड का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। 3 एंड पे क्या होता है, 3 एंड पे आपका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि 3 एंड पे क्या होता है और 5 एंड पे क्या होता है। इसका आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखो, डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन तो हो गया, अब यहाँ पे शुरू होगा रेप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, ये हमारे स्टैंड्स क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम एडेनिन लगा देंगे, थाइमीन, साइटोसिन, और ये स्टैंड आधा अभी हमारा ओपन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा प्राइमर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा वो प्राइमर है जो कि कौन तैयार करेगा, डीएनए प्राइमेस। आपको याद हो जब हम एंजाइम्स अभी पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि जो रेप्लिकेशन करने आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करेगा, उसकी कंडीशन है कि मैं आते काम नहीं चालू करूँगा, मुझे काम चालू करके दो, और वो कौन देगा, डीएनए पॉलीमरेज देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पे क्या बनाएगा, एक छोटा सा प्राइमर बना देगा। ठीक है, जैसे ही छोटा सा प्राइमर बन जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और वो क्या करेगा, वो आगे की रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। और उसकी दूसरी कंडीशन क्या थी, एक तो था प्राइमर चाहिए उसको, दूसरी कंडीशन थी कि वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, 5 to 3। ठीक, और ये इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इसका यहाँ पे नया स्टैंड बनाएं तो यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डीएनए प्राइमेज है वो आरएनए स्टैंड बनाता है। जो प्राइमर होता है वो क्या होता है, वो होता है आरएनए स्टैंड, और आरएनए स्टैंड में थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरेसिल। अब इस यूरेसिल को हटाना है, तो इस यूरेसिल को हटाने के लिए और ये जो स्टैंड बन रहा है इसको चेक करने के लिए एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहाँ पे देखो ये है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और ये है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो ये आगे आगे चल रहा है, इसके पीछे पीछे कौन चल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये चेकिंग कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो प्राइमर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो इस यूरेसिल को क्या किससे रिप्लेस कर देगा, थायमिन से, और हमारा डीएनए स्ट्रैंड प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लीडिंग स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है ना उसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं,
ये कंटिन्यू बनता जा रहा है, इसमें बीच में कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, कोई ब्रेक नहीं आता है, ठीक है। ये कंटिन्यू बनता चला जाता है और इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, इधर से 5 to 3, ठीक है, और इधर इधर से 5 to 3 है। अब इस स्ट्रैंड में दिक्कतें आने वाली हैं। इस स्ट्रैंड में डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यू नहीं बनेगा। और वो दिक्कतें क्यों आएंगी? वो दिक्कतें आएंगी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वजह से, क्योंकि तो उसके तो नखरे बहुत हैं। वो क्या कहता है, पहले तो उसको प्राइमर चाहिए, फिर उसको क्या चाहिए, उसको स्पेशल डायरेक्शन में ही करना है, उसको 5 to 3 ही जाना है, वो उल्टा 3 to 5 नहीं आएगा, ठीक है, उसको 5 to 3 जाना है। अब इस कंडीशन की वजह से ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, ये टूट टूट के बनेगा, इसमें लैगिंग होगी, इस वजह से हम इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं किस तरह से इसमें काम होगा। तो डायरेक्टली सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे। ये हमारा 3 to 5 था, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, इस तरह से 5 to 3, ठीक, ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। आपको ये चीज़ याद होगी जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो बताया था ना कि दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एंटीपोलर होते हैं। एंटीपोलर का मतलब अगर एक 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 रहेगा। और यही सेम रूल अप्लाई होता है डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने में। अगर ये रेप्लिकेशन 3 to 5 पे हो रही है ना, तो इसका जो रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड बनेगा उसका ये डायरेक्शन क्या होगा, 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा, इस तरह से। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे भी जब न्यू स्ट्रैंड बनता है तो सेम रूल फॉलो होगा, जो स्ट्रैंड बनेगा वो एंटी पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। तो ये 3 to 5 बन रहा था, तो इस पे जो स्ट्रैंड बनता है वो कैसा बनता, 5 to 3 बनता। तो इसलिए वो बड़ा इजीली बना जा रहा था, क्योंकि भाई 5 ये हो गया नेचुरली, ये और 3 ये हो गया, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 5 to 3 बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ से अगर 5 to 3 बनाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की कंडीशन क्या है, उसे 5 से 3 ही जाना है। तो अगर यहाँ बाहर से बनाया जाएगा इस तरह से, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, दोनों स्टैंड्स क्या हो गए, सेम डायरेक्शन के हो गए। तो अब यहाँ पे आएगी दिक्कत, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया, ये देखिए। अगर ये क्या है, ये 5 to 3 है, ठीक है, इतना सा पोर्शन पहले ओपन हुआ, ये थोड़ा सा पोर्शन ओपन हुआ, और डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में जाएगा, 3 to 5 to 3। तो 5 तो इस डायरेक्शन में आया ना, और ये 3 डायरेक्शन हो गई। तो मतलब यहाँ बाहर से नहीं बनेगा, यहाँ अंदर से बनना शुरू होगा, ठीक है। पहले सेम कंडीशन, डीएनए प्राइमेज आएगा, वो छोटा सा प्राइमर बनाएगा, और फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर इसको आगे से बनाना शुरू कर देगा। ये सिंगल एक स्ट्रैंड बन गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर हम सब जानते हैं कि हेलिकेज तो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, ऐसे कट कर रहा है, तो ये इतना स्ट्रैंड बन गया। अब इसके बाद ये स्ट्रैंड आगे से फिर ओपन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पोर्शन इतना बना हुआ है, ठीक, ये वाला जो है ये इतना बना हुआ है, ठीक है, ये इतना बना हुआ है। अब यहाँ वाला ये पोर्शन फिर से इतना ओपन हो गया, ये पोर्शन इतना फिर से ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फिर से क्या आएगा, डीएनए प्राइमेज आएगा, फिर यहाँ पे छोटा सा प्राइमर बनाएगा इस तरह से, और फिर आगे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज फिर से दोबारा आकर यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रैंड बना देगा इस तरह से। तो इस तरह से जैसे जैसे खुलता जाएगा, फिर अगर ये इतना पोर्शन खुला, फिर यहाँ पे 3 to 5 बनेगा ऐसे, फिर ये पोर्शन खुलेगा, फिर 3 to 5 बनेगा ऐसे। तो इस तरह से सेगमेंट्स में बन रहा है। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जितनी बार स्ट्रैंड ओपन होगा आगे की तरफ, उतनी बार आकर वो प्राइमेज बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, और फिर वो स्ट्रैंड बनाएगा। तो इस तरह से ये टूट टूट कर बनता है। अब डीएनए टूटा हुआ तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं,
टूटे हुए जो आप फ्रेगमेंट्स देख रहे हो डीएनए के, इनको क्या बोला जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड। अब इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आएगा, इन स्ट्रैंड्स को क्या करेगा? जोड़ेगा, और इन स्ट्रैंड्स को जब वो जोड़ देगा तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें एक कंटिन्यू स्ट्रैंड मिल जाएगा। ठीक है, इन स्ट्रैंड्स को यहाँ पे वो इस तरह से जोड़ देगा, और जब जोड़ देगा तो आपको एक पूरा स्ट्रैंड मिल जाएगा, और दोनों स्ट्रैंड्स पर क्या होगा? इस तरह से रेप्लिकेशन हो गया, तो एक नया फ्रेगमेंट और एक पुराना सेगमेंट, इस तरह से आपको दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि कंप्लीटली न्यू नहीं होंगे, उनमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? न्यू होगा, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, बिना एंजाइम्स के इसमें कुछ नहीं हो सकता है, और हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में, आपकी सेल्स में, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम सेल्स की बात करें तो एटीपी प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रेजेंट होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर भी एटीपी जैसा ही कुछ प्रेजेंट है जो कि इस प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर एटीपी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? वो है न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस रेप्लिकेशन में जो एनर्जी यूज हो रही है वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे? ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे ना, इनमें क्या होगा? ट्राईफॉस्फेट ग्रुप होगा, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। ठीक, और जब डीएनए रेप्लिकेशन किया जा रहा है तो हम जानते हैं कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं इस तरह से, लेकिन जब जो एक जर्नल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें तो क्या होता है? एक ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप हैं। माना कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए डीएनए पॉलीमरेज चेन बनाने के लिए, ठीक है, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो अब ये 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा? इनका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप अलग होंगे। जब ये फॉस्फेट ग्रुप अलग होते हैं तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को यूज कर लिया जाता है इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए। सेम जैसे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। अगर आपको याद हो, जो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से एक फॉस्फेट रिलीज होता है और कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो जब ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी सेल्स यूज करते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें भी क्या है? उसमें भी ट्राईफॉस्फेट ग्रुप है, पर एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड में हमें कितने चाहिए? हमें तो एक ही चाहिए। जो डीएनए रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड्स यूज हो रहे हैं उसमें तो सिंगल फॉस्फेट ग्रुप वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी वहाँ पे यूज हो जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड जाकर चेन में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एनर्जी का क्वेश्चन था, या आपसे पूछा जा सकता है कि रेप्लिकेशन में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आप बता सकते हो आप कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो हमारा रेप्लिकेशन हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले ही मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आपको बेसिक नॉलेज है ट्रांसक्रिप्शन का, कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भाई डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। और एक और क्वेश्चन, मैंने जब हम आरएनए का डायग्राम पढ़ रहे थे, आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। सो ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें कि वो होता कहाँ पे है, रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा था?
रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा था? आपका न्यूक्लियस में। उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन भी आपका होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, प्लेसेस याद रखिएगा, पोजीशन पूछा जाता है कि कहाँ पर होता है। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि होगा काम। अब हम बात करेंगे कि कैसे होगा, कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करेंगे। यहाँ पे भी एंजाइम्स हैं, वो भी सारे एंजाइम्स आपको पढ़ने हैं। तो एक नॉर्मल सा हम देखें, देखिए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन में क्या था? डीएनए से बन रहा था ना, वहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड को ही यूज़ किया जा रहा था ओपन करके। यहाँ पर भी डीएनए स्ट्रैंड ही यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अलग रहने वाला है। तो यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग पोर्शंस आप देखने को मिलेंगे। तो 3 पोर्शंस में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है प्रोमोटर। प्रोमोटर वो हिस्सा होता है डीएनए का, उसमें कुछ स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस का पेयर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे जोड़ दें ए, जी, सी और टी। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक पेयर्स का कॉम्बो होता है जो कि एक तरह से एंजाइम्स को सिग्नल देता है कि भाई यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू करो। जैसे होता है ना कि आपका घर है, तो आपके घर में एक मेन गेट होता है ना, वहीं से एंट्री करते हैं सब, ऐसा तो नहीं है दीवार तोड़ के कहीं से भी फांदे आ रहे हैं, नहीं ना। तो सेम इसी तरह जो प्रोमोटर है वो जो एंजाइम है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज़ हो रहा था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा। तो वो जो एंजाइम है पॉलीमरेज, वो क्या करेगा? वो एंट्री करेगा प्रोमोटर से। ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड है आपका 3 to 5 और 5 to 3, ये डीएनए स्ट्रैंड है आपका। और ये उसका प्रोमोटर रीजन है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? स्टार्ट होगी। यहाँ से क्या होगा? जो एंजाइम है वो एंटर करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। तो प्रोमोटर क्या है? मेन एंट्री डोर है एंजाइम्स का, या फिर ये बोल सकते हो मेन एंट्री डोर है या मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए आगे, ये जो बीच का पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है, मेनली इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसमें 2 स्ट्रैंड हैं, स्ट्रक्चरल और कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन या टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसमें कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब इसकी कॉपी होने वाली है। इस वाले स्ट्रैंड पे क्या बनेगा? हमारा आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, इसीलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला कोडिंग स्ट्रैंड है इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी, नाम पे मत जाना, धोखा है बिल्कुल यहाँ पे। जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है ना उस पर रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो नेम पे मत जाना, भले इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है पर इस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ये है टर्मिनेटर। अब 2 दरवाजे हैं, ये है एंट्री डोर, ठीक है, और ये है एग्जिट डोर। तो यहाँ से जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है वो एंटर करता है, इसकी रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए स्ट्रैंड बनाया उसने, और आरएनए स्ट्रैंड बनने के बाद वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपकी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो टर्मिनेट हो जाएगी, और यहाँ से जो एंजाइम है वो एग्जिट कर लेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है या कुछ इस तरह की जो प्रोसेस है वो किसकी है? ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन आपने देख लिया, एक ओवरव्यू लिया है हमने, अभी बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, अभी इसकी डिटेल पढ़नी बाकी है। एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हम करने क्या वाले हैं, हम कहाँ से एंट्री करेंगे, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और कहाँ से एग्जिट करेंगे। तो इसमें 3 रीजन्स हमने पढ़े, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। प्रोमोटर रीजन क्या है? एंट्री डोर, जहाँ से एंजाइम एंट्री करेगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या है? आपका स्ट्रक्चरल जीन है। और स्ट्रक्चरल जीन में भी 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके, टेम्पलेट और कोडिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो किसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का। अब ये आरएनए सेगमेंट बन गया और यहाँ से पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, और इधर से बैक से आपका आरएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा?
बाहर आ जाएगा। दोनों स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक है, अब बार बार रेप्लिकेशन बोल रहे हैं पर समझ आइएगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो अगर बीच में अगर आ जाए रेप्लिकेशन वर्ड तो समझ आइएगा ट्रांसक्रिप्शन ही है वो। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि भाई सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड को एक इंपॉर्टेंस दिया गया, आरएनए स्टैंड का मतलब इसका जो दूसरा स्टैंड है जिसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं उसमें क्यों नहीं हुई ट्रांसक्रिप्शन, उसमें आरएनए क्यों नहीं बना, सिर्फ एक ही क्यों, इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि हम बताने जा रहे हैं आपको अभी। देखिए, मान लो कि यहां पर क्या था, ये एडेनिन था और एक मिनट, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे साइटोसिन है। ठीक है, अब इसका अगर आरएनए स्टैंड बनाए हम तो क्या बनेगा? साइटोसिन की जगह यहाँ पे ग्वानिन आ जाएगा, एडेनिन की बजाय यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे भी एडेनिन आ जाएगा और यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, इस स्टैंड को हम अलग से यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरह से। तो इसमें क्या है? यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। ठीक है, ये आपका एक आरएनए स्टैंड है जो इससे बन के आया है। अब ये जो सेकंड वाला टेम्पलेट है, अब सेकंड वाले टेम्पलेट का सोचिए, ये डीएनए स्ट्रैंड का ही टेम्पलेट है। अगर ये साइटोसिन है तो ये क्या होगा? ये ग्वानिन होगा। अगर ये एडेनिन है तो ये थाइमिन होगा। ये थाइमिन है तो ये एडेनिन है, ये भी एडेनिन होगा और ये थाइमिन होगा। ये होगा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर इस सीक्वेंस से हम आरएनए स्ट्रैंड बनाए तो क्या बनेगा? तो उसको हम यहीं पे इस वाली डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो ग्वानिन के ऑपोजिट क्या बनेगा? साइटोसिन। थाइमिन के ऑपोजिट एडेनिन, एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल, यूरेसिल और यहाँ पे फिर से आपका एडेनिन। ठीक है, ये हमारा ऑपोजिट स्टैंड बनेगा आरएनए। अब इसको जरा इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एडेनिन है, फिर यहाँ पे यूरेसिल है, यहाँ पे भी यूरेसिल है, यहाँ पे एडेनिन है और ये रहा यहाँ पे साइटोसिन। ये दोनों ही आरएनए स्ट्रैंड हैं। ठीक है, ये 3 to 5 था तो ये क्या बना है? ये 3 to 5 बना और ये 5 to 3 बना है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए स्ट्रक्चर को, ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री है। यूरेसिल के साथ क्या होता है? आरएनए स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो एडेनिन बनेगा, एडेनिन के साथ यूरेसिल, 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 एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि जब कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री सामने बैठा होगा तो कोई अकेले बैठेगा? हमने ये पढ़ा था चागाव्स रूल में, या फिर जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे डीएनए का तो हमने क्या पढ़ा था कि एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, या थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा डीएनए में, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ करेगा। ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड टाइप है। तो आप घूमने गए, टहलने गए, आपको आपका बेस्ट फ्रेंड मिल गया तो आप ऐसे मुंह मोड़ के निकल जाओगे? नहीं, आप शादी में भी गए होगे ना, पूरी बारात एक साइड कर दोगे और दोनों साथ में घूमोगे। ठीक है, फिर मम्मी पापा भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस का कंडीशन है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया होता ना उनको, अगर दोनों स्ट्रैंड्स पे कोडिंग होती तो भाई ये दोनों पेयर बना लेते इस तरह से, और जो हमारा आरएनए है ना वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता डीएनए की तरह, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आरएनए क्या हो जाता? डबल स्ट्रैंडेड। अब ये अगर डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आरएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो आगे वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा। ट्रांसलेशन नहीं करेगा मतलब प्रोटीन्स नहीं बनाएगा, और अगर प्रोटीन्स नहीं बनी तो फिर हम नहीं बन पाएंगे, कोई ऑर्गेनिज्म सही से प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से प्रॉपर कामचोर हो जाएगा। इसने अपना काम करना ही नहीं है, बस साथ में लेकर अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टहलता रहेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं करेगा। लेकिन नेचर को किसकी ज़रूरत है? ट्रांसलेशन की,
प्रोटीन्स की, ताकि आगे जाकर ऑर्गेनिजम्स बन सके और इनकी बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस हो सकें। ठीक है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या हुआ, नेचर ने इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया ही नहीं, और उसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे क्या हुई, रेप्लिकेशन हुई। अब ये भी स्पेसिफिक है, ये रेप्लिकेशन 3 to 5 एंड वाले स्ट्रैंड पे ही होगी, 5 to 3 वाले पर नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है कि वो कहाँ जाएगा, वो 5 to 3 ही काम करेगा इस तरह से। ठीक है, 5 to 3 स्ट्रैंड पे क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये रीज़न है कि आरएनए दोनों स्ट्रैंड्स पर रेप्लिकेशन नहीं करता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, और एक ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक ही आरएनए बनेगा, और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा, तभी हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया तो हमारा काम करना वो बंद कर देगा। अब सेम एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं, कुछ वायरसेस में आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनएस मिलते हैं। ठीक है, वायरसेस का जन्म ही एक्सेप्शंस के लिए हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी में हर चीज़ का एक्सेप्शन आपको जनरली वायरसेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न था कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता कभी भी, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, या फिर दोनों स्ट्रैंड्स पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में। ठीक है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 स्टेप्स में होती है, या 3 स्टेजेस में। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, प्रोमोटर पे पॉलीमरेज एंजाइम जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। दूसरा है इलोंगेशन। इलोंगेशन में अगर आपको याद हो कि इस तरह से एक प्रोमोटर था, प्रोमोटर पे क्या हो रहा था, एंजाइम जाएगा और स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या था, टर्मिनेटर था। ठीक है, तो ये वाला जो स्टैंड था, नॉन कोडिंग स्टैंड या स्ट्रक्चरल जीन, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर डीएनए स्टैंड आपका बनने, आरएनए स्टैंड आपका फॉर्म होने लगेगा। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है आरएनए स्टैंड का, इस स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप में है टर्मिनेशन। यहाँ तक जब आरएनए स्टैंड पूरा बन जाएगा तो ये टर्मिनेटर है, यहाँ पर आरएनए स्टैंड का फॉर्मेशन रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो थर्ड स्टेप है आपका टर्मिनेशन। इस तरह से 3 स्टेप्स में क्या होती है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है। तो बेसिक तो आप पढ़ चुके हो, अब यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स को पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरीके से होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लें। यूकैरियोटिक सेल्स कंप्लीटली डेवलप सेल्स हैं, न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप होता है, मतलब हम यूकैरियोटिक सेल्स में आएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, कंप्लीटली डेवलप और हाईली मॉडिफाइड सेल्स हैं, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, मल्टीपल प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम किस में आ रहे हैं, या फिर कोई भी एनिमल आप ले लो या कोई भी प्लांट ले लो, उनकी जो बॉडी सेल्स हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स थे। ठीक है, कैसे थे, प्रिमिटिव मतलब बैक्टीरियाज या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज। तो ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका जो न्यूक्लियस था ना वो भी कंप्लीटली डेवलप नहीं था। ठीक है, जो न्यूक्लियस था उसको वो भी कंप्लीटली डेवलप नहीं था, उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। और उसका जो एनवेलप था ना वो नहीं था, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो बाहर ही टहल रहा था इस तरह से। इसके साथ साथ इसमें अनदर सेल ऑर्गेनील्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली आपने एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स में पढ़े थे, वो सारे सेल ऑर्गेनील्स यहाँ पे एब्सेंट मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा सेल है ये, बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, जिसके पास हर चीज़ की तो कमी है। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनील नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह की जो सेल्स हैं इन्हें क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और सबसे पहले अर्थ पे जो सेल्स आए वो प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थे। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चीज़ें बेसिक
सेम रहने वाली हैं। प्रोमोटर रहेगा, स्ट्रक्चरल जीन रहेगा और टर्मिनेटर रहेगा, ठीक है, ये दोनों में ही सेम है। पर यहाँ पे चेंजेस आएंगे आपको एंजाइम्स में और कुछ हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए, ठीक है। 3 टाइप के जो अलग अलग आरएनए हैं वो, और राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए और एसआरएनए सेम होता है, मतलब उसी के डिफरेंट नाम है। तो 3 टाइप ऑफ आरएनए हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप के आरएनएस बनेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। टीआरएनए को एसआरएनए भी बोलते हैं, मतलब सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता है। तो ये तीनों आरएनएस बनाने के लिए एक ही एंजाइम आएगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जब हम यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे तो वो, भाई मैंने क्या बताया, बहुत ही एडवांस सेल है, मॉडिफाइड सेल है, तो उनके पास ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास ये तीनों आरएनएस बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। लेकिन प्रोकैरियोट्स क्या हैं, बड़ी सिंपल से सीधे साधे से सेल हैं, तो कहते हैं हम एक से काम चला लेंगे, ठीक है, हम एक से बना लेंगे अपने तीनों के तीनों आरएनएस। तो यहाँ पर मल्टीपल आरएनएस आपको, या फिर सॉरी मल्टीपल पॉलीमरेज एंजाइम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन तीनों का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम इनिशिएशन फेज की। देखिए ये वाला सेक्शन क्या है, ये है प्रोमोटर, ठीक है, ये प्रोमोटर सेक्शन है, येलो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आया आरएनए पॉलीमरेज टहलता हुआ, कहता है मुझे करनी है ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, जो तुम्हारा प्रोमोटर है वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहाँ तक लेके चलो, ठीक, मैं प्रोमोटर को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहाँ तक लेकर चलो, ये कहता है आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर आता है फिर हेल्पिंग करने के लिए सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे लेकर जाएगा। अब प्रोमोटर पे आ गया वो, अब क्या कर देगा, वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये सिग्मा फैक्टर है और ये ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। सिग्मा फैक्टर ने अपना काम किया और बाहर आ गया इसको प्रोमोटर पे छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है आरएनए स्ट्रैंड, तो यहाँ से ये ओपन होता जा रहा है और आरएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये है टर्मिनेटर पोर्शन, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, यहाँ से आरएनए स्ट्रैंड बाहर आता जा रहा है, ठीक है। जैसे ही टर्मिनेटर पे आएगा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाहर आ जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर उसको दिक्कत हो रही है, यानी मुझे एंट्री डोर तो मिल गया पर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए यहाँ पे फिर आएगा रो फैक्टर, ठीक। तो रो फैक्टर इसको टर्मिनेटर से या फिर डीएनए स्ट्रैंड से बाहर लेकर आता है और यहाँ से आरएनए स्ट्रैंड बाहर बनकर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस में हो रही है, यूकैरियोट्स में, सॉरी प्रोकैरियोट्स में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको पॉलीमरेज एंजाइम तो एक ही टाइप का यूज़ किया गया, लेकिन सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, उसको लेकर गया प्रोमोटर पर। प्रोमोटर पर जाने के बाद इनिशिएशन शुरू हो गया, और इनिशिएशन के बाद क्या शुरू हो गया, अगर आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन होने लगा, ठीक है, और शुरू हो गया इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन में आरएनए स्ट्रैंड आपका बनता जा रहा है और टर्मिनेटर पे जाकर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, आरएनए स्ट्रैंड बाहर आ गया, रो फैक्टर उसको लेके बाहर हो गया। इस तरह से आरएनए स्ट्रैंड आपको किस में प्रिपेयर्ड मिल गया, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में स्टार्ट करने से पहले हम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें मल्टीपल आरएनएस बनते हैं, बन तो प्रोकैरियोट्स में भी रहे थे, लेकिन वहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए भी बना रहा था, आरआरएनए भी बना रहा था और टीआरएनए भी बना रहा था, ठीक है। पर यहाँ पर हर आरएनए बनाने के लिए आपको अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाएगा, ठीक है।
तो 3 टाइप के आरएनएज हैं यहाँ पे, आरएनएज पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, वो बनाता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ठीक है। उसके बाद है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो कि आपका बनाएगा एमआरएनए। थर्ड है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टीआरएनए बनाने के लिए या फिर एसआरएनए बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीआरएनए को एसआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 3 टाइप के आरएनएज हैं, 3 टाइप के अलग अलग एंजाइम्स काम करेंगे किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में, और भी किसकी, प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में, सॉरी यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे देखिए यूकैरियोट्स का अगर डायग्राम ध्यान से देखो आप, इस डायग्राम में कहीं रो और सिग्मा दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में उसकी जरूरत पड़ी थी, मतलब यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं उनको लाना ले जाना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वो खुद जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तब प्रोमोटर पे गया, मान लो कि ये प्रोमोटर है, यहाँ पर गया और उसने इनिशिएट कर दिया और आगे इलोंगेशन होकर यहाँ पे आरएनए जो है वो बन रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे रहा टर्मिनेटर और यहाँ से वो बाहर आ जाएगा और आरएनए स्ट्रैंड आपको मिल गया। प्रोसेस सेम वैसा ही है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे जो हेल्पर्स थे ना, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। और एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स आके काम करेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था, उसी की तरह था, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब एमआरएनए बनेगा ना, तो वहीं से काम खत्म नहीं होगा, एमआरएनए बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, वो आगे और काम करेगा। आरएनए की, एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग है उसमें की जाएगी कैपिंग, टेलिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। कैपिंग की जाएगी और टेलिंग की जाएगी एमआरएनए की। ये प्रोसेस एब्सेंट थी आपकी प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें होने वाली है जो कि इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक बनाती हैं ट्रांसक्रिप्शन को, किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 प्रोसेसेस हैं जो कि आपको उसमें देखने को नहीं मिलेंगी, प्रोकैरियोट्स में हमने नहीं पढ़ी थी, पर यहाँ पर जब आरएनए की प्रोसेसिंग होगा ना, एमआरएनए का प्रोसेसिंग होगा, तो 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। देखो स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कटिंग करना, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, ये आरएनए स्ट्रैंड आपका बन गया, तो इसमें इस तरह से सेगमेंट्स हैं, इस तरह से कुछ सेगमेंट्स हैं। ये जो रेड वाले हैं ये हैं इंट्रॉन्स, और ये जो ब्लैंक आपको दिख रहे हैं ये हैं एक्सॉन्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए जरा ध्यान से। जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। डिलीट का मतलब हटा दिए जाएंगे, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो कोडिंग लेके आते हैं डीएनए से जिसमें कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस का कोड नहीं होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपको आपके फ़ोन्स में आपने देखा होगा कुछ रैंडम फाइल्स बन जाती हैं, ठीक है, मेल फंक्शनिंग की वजह से, और उसमें कोई भी डाटा नहीं होता, वो ब्लैंक फाइल्स होती हैं। तो आप क्या करते हो, उनको आप उनको डिलीट कर देते हो क्योंकि फालतू में स्टोरेज खा रही होती हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आरएनए बना तो डीएनए के कुछ सेगमेंट्स में ऐसा था कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई कोडिंग नहीं थी, तो वो हिस्से क्या कहलाए, उन्हें बोला गया इंट्रॉन्स, ठीक है। और जिन हिस्सों में कोडिंग है उन्हें बोला गया एक्सॉन्स। तो ये जो ब्लैंक पोर्शंस हैं ये क्या है, एक्सॉन्स हैं। अब इंट्रॉन्स अगर आरएनए में रहे तो दिक्कत करेंगे प्रोटीन बनाने में, ठीक है, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है इन इंट्रॉन्स को कट कर कर बाहर निकालना और सारे एक्सॉन्स को एक साथ कर लेना, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ओके। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, स्प्लाइसिंग, और इन्हें आर लिंक टुगेदर इन द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस है इनको कट करके इंट्रॉन्स को बाहर किया गया, उसके बाद फिर इन्हें लिंक कर दिया गया एक दूसरे से, और आपको क्या मिल गया, आपको एक कंप्लीट सिस्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, अब ये जो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स का जो पूरा बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स को निकालने के बाद एक्सॉन्स का जो ग्रुप बना उसे हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिंग। स्प्लाइसिंग हो गई, सिस्ट्रॉन बन गया, अब उसकी की जाएगी कैपिंग। देखिए कैपिंग में क्या होगा, कैपिंग में जो एंडिंग होगी ना उसमें 5 एंड पे जोड़ा जाएगा मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाएगा किस एंड पे, 5 एंड पे। ठीक है, 5 एंड पे हम ये जोड़ेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे कि हो जाएगी कैपिंग। और टेलिंग में क्या करेंगे, 200 से 300 यहाँ पे एडिनिलेट रेजिड्यूज जोड़े जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिनिलेट रेजिड्यूज जोड़े जाएंगे और इसको बोला जाएगा टेलिंग। अब इनका जो काउंट है 200 से 300 तक अप्रॉक्सीमेटली रहता है। तो आरएनएस बनने के बाद, एमआरएनए बनने के बाद उसका प्रोसेसिंग किया गया, आगे 3 स्टेप और बढ़ाए गए जो कि प्रोकैरियोट में आपको देखने को नहीं मिले। क्या था, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या किया, हमने इंट्रॉन्स को कट करके बाहर निकाल दिया क्योंकि उनमें कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस की कोडिंग या सीक्वेंस नहीं थी। ठीक है, उसके बाद सारे एक्सॉन्स को जोड़ा गया और उसको क्या बोला गया, सिस्ट्रॉन। ठीक, उस सिस्ट्रॉन को आगे किया गया कैपिंग। कैपिंग में हमने क्या किया, 5 एंड पे जोड़ दिया मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और टेलिंग में हमने क्या किया, जो 3 एंड था उस पे 200 से 300 एडिनिलेट को लाकर जोड़ दिया गया जिससे कि हो गई उसकी टेलिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये स्टेप बिल्कुल एब्सेंट है आपका किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और ये इसको स्पेसिफिक बनाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस मेथड में, मीन्स प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सिमिल्टेनियसली होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सिमिल्टेनियसली नहीं होता। ट्रांसलेशन आपको पता है ना, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करें, द सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अगर आपको याद हो तो अभी जब मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवेलप ना होने की वजह से जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लॉट कर रहा होता है। ठीक है, अब क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लॉट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ डीएनए कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में होगी, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए कहाँ फ्लॉट कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन कंटिन्यू होगा फिर। तो इसीलिए यही रीज़न है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन सिमिल्टेनियसली नहीं होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिमिल्टेनियसली होता है क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस कहाँ हो रही हैं, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोकेशन चेंज है। ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आरएनए आर ऑलवेज एक्विटेड एंड प्रोसेस्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अभी मैंने बताया कि कहाँ पे प्रोसेस्ड होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन यहाँ पर आरएनए जो एक्विटेड और प्रोसेस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस में होगा। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंप्राइजिंग ऑफ द 5 पॉलीपेप्टाइड्स। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, जबकि इस यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, ये है इसका अनदर डिफरेंस। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा प्रोटीन फॉर द इनिशिएशन और इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसको कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं चाहिए। ठीक है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए
कि कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन आए और इनिशिएट करे ट्रांसक्रिप्शन को। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होती है, उसका नाम है नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, यूकैरियोट में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो जिसकी हेल्प से क्या होगा, इनिशिएशन होगा और वो किसका होता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो ये डिफरेंसेस थे आपके किसमें, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर वाला भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे एडिड नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन आपका ख़त्म हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।